हसनपुर गांव में रामचरण नाम का एक गरीब मजदूर रहता था। कुछ साल पहले तक वो गांव के एक साहूकार के घर नौकर था, मगर अब वो साहूकार शहर में जाकर रहने लगा था और इसी कारण रामचरण मजदूरी करने पर विवश हो गया था। अरे ओ रामचरण, तू रहता झोपड़ी में है और बात साहूकारों वाली करता है। तुम भी लल्लू हो भाई। अरे मैं धन से गरीब हूँ, मन से थोड़ी ना हूँ। मन से तो मैं सेठों का भी सेठ हूँ, समझे? ये सुनकर अमन हंसने लगता है और कहता है, तू पगला गया है। कई साल साहूकार का नौकर रहा है ना, इसीलिए उनके जैसी बातें करना सीख गया है। पर क्या बे? पर तू पूरी उम्र मजदूरी कर लेगा तो भी झोपड़ी वाला गरीब ही रहेगा। तुझे पक्के मकान तक में रहना नसीब ना होगा। अबे चुप कर, देखना एक दिन साहूकार की हवेली मैं ही खरीदूंगा और तेरे जैसे जमूरों को उसमें नौकर रखूंगा। रामचरण की ये बात अमन को कोरी बकवास लगती है और इसी कारण वो फिर से हंसने लगता है। मगर फिर कुछ दिनों बाद साहूकार रामचरण के पास आता है। अरे रामचरण, तुमने सालों हमारी सेवा की है और फिर भी तुम झोपड़ी में रह रहे हो। तो और कहाँ रहो मालिक? अरे हमारी हवेली खाली पड़ी है, तुम उसमें रह लो। तुम उसमें रहोगे तो उसकी साफ सफाई भी होती रहेगी। ठीक है मालिक, जैसी आपकी इच्छा। उस दिन के बाद से रामचरण अपने परिवार के साथ साहूकार की हवेली में जाकर रहने लगा। और एक दिन, सुनो जी, आपके मालिक जैसा आलसी मैंने नहीं देखा। क्यों, क्या हुआ? तुम्हें मेरे मालिक से आलू खुदवाने थे क्या? चुप करो जी, आलू की खुदाई तुम ही करते अच्छे लगते हो। मैं तो कुछ और ही कह रही थी। अच्छा, तो कुछ और कह रही थी, पर क्या कह रही थी? रामचरण के पूछने पर राधिका उसे लकड़ी की एक पुरानी तिजोरी दिखाती है, जिसका दरवाजा खुला पड़ा था और अंदर मकड़ी ने जाले बना रखे थे। ये देखो आपके मालिक का आलसीपन, घर का सारा सामान तो ले गए और ये लकड़ी की टूटी फूटी तिजोरी उनसे बाहर ना फेंकवाई गई। अरे तुम भी कमाल करती हो। सेठ लोग इस लकड़ी की टूटी फूटी पुरानी तिजोरी को हाथ लगाते अच्छे लगते हैं क्या? तो अब तुम और तुम्हारी बेटी सपना दोनों मिलकर इसे बाहर फेंक दो। मुझे तो ये बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। तभी वहाँ रामचरण की बेटी सपना आ जाती है और लकड़ी की उस तिजोरी को देखकर कहती है, अरे अम्मा, ये तो सेठ की खानदानी तिजोरी लगती है, इसे बाहर क्यों फेंकती हो? इसकी मरम्मत करवा कर सामान रखने की अलमारी बना लो ना। सपना की ये बात रामचरण और उसकी पत्नी राधिका को बहुत पसंद आती है और वे उसकी मरम्मत करवाकर उस पर पेंट भी कर देते हैं। इससे तिजोरी चमक उठती है। देखो अम्मा, अब ये बन गई ना साफ सुथरी अलमारी। अब इसमें जो सामान चाहो रखो और दरवाजा बंद कर दो। ठीक है, ये ले, कुछ कप प्लेट रख दे इसमें। मगर जैसे ही सपना उसमें कप प्लेट रखने लगती है, वो तिजोरी बोलना शुरू कर देती है। ए बंदरिया की मौसी, ये क्या कर रही है? मैं तेरी अलमारी नहीं हूँ, तिजोरी हूँ, तिजोरी। रखना है तो पैसा और गहने रख, वरना फूट पड़े को। पर सामान रख देंगे तो क्या हो जाएगा? अबे तेरा दिमाग है या सड़ेला आम? इतना भी नहीं समझता? इससे तिजोरी का इंसल्ट हो जाएगा। ये इंसल्ट क्या होता है जी? बेइज्जती होती है अम्मा। फिर तो हम इसका बिल्कुल भी इंसल्ट नहीं करेंगे बेटी। मैं इसमें अपने सारे गहने और रुपए रख देती हूँ, फिर तो खुश रहेगी ना तू? जी, बल्ले बल्ले हो जाऊंगी। राधिका के पास जो भी गहने और रुपए थे, वो उन सबको तिजोरी में रखकर उसका दरवाजा बंद कर देती है। और फिर अगले दिन जब दरवाजा खोलकर देखती है तो उसका मुंह फटा का फटा रह जाता है। अजी सुनते हो, बल्ले बल्ले हो गया। एक सोने की अंगूठी की 100 सोने की अंगूठियाँ और 1000 रुपए के पूरे 1 लाख रुपए बन गए। रामचरण आकर देखता है तो वो भी हैरान रह जाता है और खुशी से फूला नहीं समाता। अरे हमारा तो भाग्य चमक गया। ये तिजोरी नहीं, खजाना है, खजाना। अब तो मैं रामचरण सेठ बन जाऊंगा और तू सेठानी, समझी सेठानी? इस तरह अब रामचरण रुपए और सोने को बार बार तिजोरी में रखकर उन्हें 100 गुना बढ़ाता जाता और फिर वो सचमुच गांव का सबसे धनी सेठ बन जाता है। अरे सुनती हो, अब तो हमारे पास बहुत सारा धन आ गया है। मैं सोचता हूँ कि क्यों ना इस हवेली को साहूकार से खरीद लूं। बिल्कुल खरीद लो जी। अब तो आप सेठों के सेठ बन गए हैं। अब भी साहूकारी नहीं दिखाओगे तो क्या ऊपर जाकर दिखाओगे?
सुन, ऊपर जाने की बात सेठ से कभी मत करना। पत्नी से इजाजत मिलते ही रामचरण हवेली को खरीदने के लिए शहर में साहूकार के पास पहुंच जाता है। क्या तुम मेरी हवेली खरीदना चाहते हो? औकात क्या है तुम्हारी? अजी, अब मुझे अपना नौकर समझने की भूल मत करना साहूकार जी। आप तो हवेली की बात करते हैं, मैं आपके सारे खेत तक खरीदने की औकात रखता हूँ। रामचरण की ये बात सुनकर साहूकार हैरान रह जाता है और कहता है, क्या नोट छापने की फैक्ट्री लगा ली है तूने? ऐसा ही समझ लो, बेचो तो बोलो, पूरा 1 गठरी नोट दूंगा। तो ठीक है, तू मुझे गठरी बांध कर नोट दे। आज से ये हवेली और मेरे खेत सब तेरे हुए। रामचरण के पास तो नोटों के ढेर लगे थे, इसीलिए वो साहूकार को नोटों की एक भारी गठरी देकर उसकी हवेली और सब खेत अपने नाम करवा लेता है। तिजोरी जी, तेरी कृपा से आज मैं गांव का सबसे अमीर आदमी बन गया हूँ। अगर तुम्हारी कोई इच्छा हो तो बताओ। रामचरण, तू तो घोंचू है, तू खुजली वाले गधे का बाप है। अबे दिमाग के फटीचर, तू इतना भी नहीं जानता कि देने वाला लेने वाले से कुछ नहीं लेता। मूर्ख, तू मुझसे जितना ले ले, पर घमंड मत करना और गरीबों की खूब मदद करना। ये तो मैं करूँगा। ये ना करेगा तो फिर से तुझे मजदूरी पर ला दूंगी, भूतनी के, समझा? समझ तो गया, पर एक बात पूछूं? ये सुनकर रामचरण चुप हो जाता है। हाँ पूछना बे, क्या पूछना है? यही कि आप बोलती बहुत बढ़िया है। अबे चुप कर भूतनी के, बढ़िया बोलना तो मैंने 100 साल पहले छोड़ दिया था। फिर धीरे धीरे इस चमत्कारी तिजोरी की खबर कई गांव वालों को लग जाती है। अबे रामचरण, तू तो पक्का चोर निकला। हमारी खानदानी तिजोरी को अपने पास रखा और उसकी करामात से अमीर बन बैठा। अगर आपको तिजोरी चाहिए तो आप ले जाइए, पर इतना याद रखिए कि अब मैं भी साहूकार हूँ और वो भी आपसे बड़ा। ठीक है, पर मैं अपनी तिजोरी ले जा रहा हूँ। ठीक है, ले जाइए, पर इतना ध्यान रखिएगा कि तिजोरी बड़ी चालू चीज है, कभी लाभ के बजाय नुकसान ना हो जाए। साहूकार उस तिजोरी को शहर ले जाता है और फिर उसमें सारा रुपया, पैसा और सोना चांदी रख उन्हें 100 गुना करने की कोशिश करता है, मगर उसके हाथ कुछ नहीं आता, क्योंकि तिजोरी उसके सारे रुपयों और सोने चांदी को 100 गुना बढ़ाने की बजाय राख का ढेर बना देती है। इस तरह लालची साहूकार माथा पीटता रह जाता है। बदलापुर नाम का बड़ा सा शहर था। शहर में काफी सारे लोग रहते थे। धीरे धीरे शहर में भीड़ बढ़ती गई और लोगों को रहने के लिए जगह कम पड़ती गई और जगह के लिए मारपीट शुरू हुई। यह समस्या देखकर शासन प्रशासन चिंता में पड़ गया और समस्या का हल निकालने लगा। देखिए तिवारी जी, बदलापुर की जमीन और ज्यादा भीड़ एडजस्ट नहीं कर सकती। हमें लोगों के रहने का कोई और इंतजाम करना होगा। लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट कराना होगा। सर आप चिंता ना करें, मैं और मेरा पीए दुबे हम दोनों बदलापुर से बाहर कोई जमीन देख कर आते हैं। चलो दुबे। इस प्रकार अफसर तिवारी अपने पीए दुबे के साथ बदलापुर से बाहर जमीन देखने लगा और कुछ दिनों बाद उसे बदलापुर से काफी दूर एक लंबी चौड़ी जमीन मिल गई। दुबे, ये जमीन परफेक्ट है। बदलापुर के अतिरिक्त लोगों को यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं। पर सर, इस जमीन पर पेड़ पौधे तो क्या, घास की काड़ी भी नजर नहीं आ रही है सर। और बरसात का मौसम होते ही ऊपर आसमान में कोई बादल नजर नहीं आ रहा है। मतलब कहना क्या चाहते हो? लगता है सालों से यहाँ सूखा पड़ा है। तभी एक साधु महाराज आए और कहने लगे, ठीक कहा बच्चा, यहाँ सालों से बरसात की बूंद नहीं टपकी। एक भी बरसाती बादल इस आसमान में नहीं आया। शापित जमीन है ये। ऐसा कहकर साधु बाबा चले गए और दोनों परेशान हो गए। अब क्या करें दुबे? इससे लंबी चौड़ी जमीन कहीं और नहीं मिल सकती। पर सर, लोगों का भी तो सोचिए। पानी नहीं होगा तो जिंदगी कैसे जिएंगे? खेती नहीं करेंगे तो खाएंगे कैसे? मतलब ये जमीन भी गई हाथ से। तभी अचानक दुबे को बाबू बादल वाले की याद आई और दुबे बोला, सर आप चिंता ना कीजिए, मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूँ जो कृत्रिम बादलों का निर्माण करके वर्षा करवा सकता है। ऐसा कैसे हो सकता है? आप खुद चलकर देख लीजिए। फिर क्या, दोनों कार में बैठ गए और बाबू बादल वाले के गांव में पहुंच गए। बाबू बादल वाला अपने कपास के खेत में काम कर रहा था। तिवारी और दुबे ने देखा
उसके खेत के कपास काफी मोटे मोटे थे। दोनों जाकर बाबू बादल वाले से मिले। तिवारी को समझ नहीं आ रहा था कि ये किसान बादल कैसे बनाएगा। बाबू, आप कपास के किसान हो, आप भला बादल कैसे बनाओगे? ये कोई मामूली कपास नहीं है साहब, इस कपास से ही मैं बादल बनाता हूँ। अगर डील पक्की हो तो ये कपास की फसल कल ही बंजर इलाके में पहुँचा दूंगा और फिर बादल बन जाएंगे। बाबू का कॉन्फिडेंस देखकर तिवारी और दुबे खुश होकर बोले, अरे डील एकदम पक्की है, कल से काम शुरू करो, हम तुम्हें कल वहीं मिलेंगे। फिर क्या था, दूसरे दिन बाबू 10 ट्रक कपास की रुई लेकर उस जमीन पर पहुंच गया जहां बरसात करवानी थी। बाबू अपने साथ काफी मजदूर भी लेकर आया था। तिवारी और दुबे भी वहां मौजूद थे। बाबू ने कपास के सारे ट्रक जमीन पर खाली करवा दिए और तिवारी से कहा, अब मैं इस रुई से काफी सारे बादल तैयार करूंगा, फिर ये बादल आसमान में छोड़े जाएंगे, उड़ते उड़ते वो समंदर में जाएंगे और फिर बरसात से तरबतर होकर यहाँ आकर बरसेंगे। मतलब अगले साल फिर से बादल तैयार करने होंगे? नहीं, लाइफ टाइम सर्विस है। मेरे रुई के बादल आसमान में जाते ही आसमान के हो जाते हैं। फिर क्या था, बाबू अपने मजदूरों के साथ रुई के बादल बनाने लगा और देखते देखते दोपहर तक उसने काफी सारे बादल बना दिए। तिवारी और दुबे बादल देखकर हैरान रह गए और बोले, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अब जल्दी से हेलीकॉप्टर मंगाता हूँ। वो किस लिए? बादल आसमान में छोड़ने के लिए? कोई जरूरत नहीं, मैं कम से कम बजट में काम करने वाला आदमी हूँ। दुबे और तिवारी आंखें फाड़ कर देखने लगे क्योंकि बाबू और उसके लोगों ने मिलकर बादलों को हैलोजन बलून लगा दिए थे। हैलोजन बलून बादलों को लेकर हवा में ऊपर उठे और धीरे धीरे सारे बादल आसमान में पहुंच गए। आसमान में जाते ही सारे बलून फट गए। फिर बादल समंदर की तरफ दौड़ने लगे और समंदर पर जाकर रुक गए। इधर बाबू तिवारी से कहने लगा, अब बस 2 दिन लगेंगे बादल तरबतर होने में। 2 दिन हम यहीं रुकेंगे और बरसात का आनंद लेंगे। फिर क्या था, 2 दिन दुबे और तिवारी वहीं मैदान में तंबू गाड़कर बाबू बादल वाले के साथ रहने लगे और बरसात का इंतजार करने लगे। 2 दिन बीत गए और अचानक ठंडी हवा चलने लगी। मौसम बदल गया, बिजलियां कड़कने लगी। तिवारी, दुबे और बाबू ने बाहर आकर देखा तो रुई के बादल पहुंच चुके थे। देखते देखते तेज बरसात शुरू हो गई और बरसात देखकर बाबू और दुबे खुश हो गए और बाबू बादल वाले को कंधे पर उठाकर तेज बरसात में नाचने लगे।